हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी एस्पायरेंट्स। आप सभी का स्वागत है संस्कृति आईएएस के टेस्ट सीरीज में। ये संस्कृति आईएएस का यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। ये हमारा जियोग्राफी का टेस्ट सीरीज है। हम लोग पर डे 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका जो आंसर है वो भी देखेंगे, क्या सही क्या गलत। और जो गलतियां हो रही हैं उस पे डेली काम करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। मैं ज्यादा आप लोगों का समय ना गंवाते हुए सीधा टेस्ट पे आता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के आंतरिक भागों में वर्षा की जो मात्रा है में कमी आती है, यानी महाराष्ट्र का जो मिडिल वाला इलाका है वहां पे। अब अरब सागर के मानसून के लिए पश्चिमी घाट वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करता है। तो देखा जाए तो दोनों बातें सही हैं, क्योंकि आप अरब सागर से जो मानसून की पवनें उठती हैं, तो पश्चिमी घाट एक होता है पवन के सामने पवन, और एक होता है हाँ, पवन बोल रहा हूँ, पहाड़ के सामने और पहाड़ के पीछे। तो इस तरह से देखा जाए तो इस आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है और सही की व्याख्या करता है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। मैं आपको थोड़ा-सा समय दूँगा। मैं 10 सेकंड चुप रहता हूँ या फिर आप वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा, फिर देखिएगा, अपने से आंसर लगाइएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि नदी और नदी कहाँ से निकलती है? तो जैसे हमारे पास है ब्रह्मपुत्र रिवर, चेमायुंडुंग ग्लेशियर या हिमनद, सिंधु नदी जो कि बोखरचू हिमनद, घाघरा नदी जो कि मापचाचुंगो हिमनद और कोसी नदी जो कि मिलाम हिमनद। तो पूछ रहा है कि कितने युग्म सही हैं, यानी कितने पेयर सही हैं? केवल 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या ऑल पेयर्स? अब इसका आंसर आप पॉज़ करके वीडियो को सोच के दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें 3 युग्म सही हैं। इसमें मेरा पहला सही है ब्रह्मपुत्र चेमायुंडुंग ग्लेशियर से, दूसरा है सिंधु बोखरचू हिमनद से और तीसरा है हमारा घाघरा। ये जो हमारी कोसी नदी है, इसे कोसी नदी को बिहार की शोक भी कहते हैं और ये नेपाल के सप्तकोशिकी से निकलती है और नेपाल बिहार में बहते हुए राजमहल के निकट गंगा जी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथा ऑप्शन सही नहीं है। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। हमारा तीसरा चौथा सवाल एक लाइन से है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह भंडार कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? ध्यान दिया करिए, है या नहीं है? तो बाबा बूदन की पहाड़ी फर्स्ट ऑप्शन, कुद्रेमुख पहाड़ी, बादाम की पहाड़ी या संदूर श्रेणी? थोड़ा-सा आप सोच लीजिए। कौन-सा लौह भंडार कर्नाटक क्षेत्र में नहीं है? तो इसका हमारा आंसर होगा बादाम की पहाड़ी। देखिए, भारत में जो कर्नाटक है, वो लोहे का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव राज्य है। वो देश का कुल प्रोडक्शन में लगभग 1/4 यानी 25% वो अपना योगदान देता है। कर्नाटक में लौह अयस्क के लिए 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें कुद्रेमुख है, बाबा बुदन पहाड़ी है, जो कि चिकमंगलूर जिले में है, जबकि जो हमारी संदूर पहाड़ी है, संदूर श्रेणी, वो बेल्लारी जिले में है। तो आपको पता होना चाहिए कि बादाम की जो पहाड़ी है, इसका आंसर बादाम पहाड़ी है। बादाम पहाड़ी पड़ती है हमारे उड़ीसा में और उड़ीसा में मयूरभंज जिले में। यहाँ पे भी लौह अयस्क का भरपूर भंडार है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर्नाटक में नहीं है। चलिए आगे आते हैं, चौथा सवाल। निम्नलिखित में से कौन-सा चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है? देखिए, इसका मेरे पास एक छोटा-सा ट्रिक है, मैं ऐसे मुँह से बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा। एक तो 10 8 मील 9 मामी ऐसा मैंने बनाया है। तो यहाँ पे बोला है कि मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से, म से मिनी का ल से लग तो मी ल, तो 8 मील यानी 8 डिग्री चैनल। हमारे चौथे का आंसर हो जाएगा, ओह सॉरी, 9 डिग्री चैनल, 9 मील 8 मामी ऐसा कुछ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। अब हम आते हैं अपने 5वें सवाल पे। हमारा 5वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ ऐसी हैं जो प्रायद्वीपीय नदियों से संबंधित हैं? मतलब कौन-कौन सी ऐसी खासियत हैं जो कि हमारे प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित है? प्रायद्वीपीय नदी की अगर हम बात करें, तो कौन-सी नदी संबंधित है? तो मौसमी एवं मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती हैं,
वृक्षाकार अपवाह प्रारूप का निर्माण करती हैं, मार्ग में परिवर्तन एवं विसर्पण करती हैं या अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी होती हैं। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन टेक्निक को अपना सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन है मार्ग में परिवर्तन एवं विसर्पण। अगर ध्यान देंगे तो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, वो एक प्रकार से प्रौढ़ अवस्था में जा चुकी हैं। उनके पास उतनी क्षमता, उतनी ताकत है नहीं। तो वो मार्ग में परिवर्तन करने के उनके पास उतनी क्षमता होती नहीं है। तो हम इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन कट कर देंगे। जहाँ-जहाँ मुझे तीसरा मिलेगा हम काटेंगे। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गए। अब जब सी और डी गए तो आप ध्यान से देखिए कि ए और बी में पहला और चौथा पक्का है। भैया पहला चौथा होना तय है। अब हम आते हैं कि वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। मैं आपको बता दूँ नदियाँ कई तरह के अपने स्ट्रक्चर को बनाती हैं। वृक्षाकार, चारों तरफ से रेडियल, अरीय प्रतिरूप, कई सारे नाम होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा, आप सोच लीजिए, इसमें हमारा होगा ए आंसर पहला और चौथा। यानी मौ मौसम और मानसूनी वर्षा पे डिपेंड करती हैं और ये अपेक्षाकृत इनकी छोटी द्रोणी हो सॉरी अपेक्षाकृत इनकी छोटी द्रोणी होती है। अब हम आते हैं कुकी जनजाति। कुकी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो आप सबको पता है गारो, खासी, जैंतिया, कुकी, मिशोई, लुशाई ऐसी कई सारी जनजातियाँ हैं, जो बेसिकली हमारे सेवन सिस्टर वाले जो स्टेट हैं, वहाँ पे निवास करती हैं। तो इसका आंसर आपको दीजिए। इसका आंसर होगा छठवें का डी मणिपुर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कुकी है वो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाने वाले कुछ जनजातियों के समूह में होते हैं। ये जनजातियाँ सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में ही निवास करती हैं। यह जनजाति मंगोली नस्लों की एक वनवासी जाति है, जो असम और अराकान के बीच लुसाई और कांचार जिले में रहती है। इनको चिन, जोमी ऐसा कुछ कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास डी ऑप्शन, छठवां का मणिपुर। अब हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। थोड़ा-सा हम देखते हैं। विशाल 7 में मैंने टिक मार दिया है तो कुछ खास करना है नहीं और सिंपल सा भी सवाल है कि भारत की जो मानक यानी उत्तर रेखा है 82 डिग्री 5 मिनट, वो पूर्वी देशांतर से किन-किन राज्यों से होके गुजरती है? तो इसका आंसर ओपन है एकदम से कि ये 5 राज्यों से होके हमारे गुजरती है इंडिया में। तो 5 राज्य कौन-कौन से हैं? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्रा है और इस ऑप्शन के मुताबिक हमारा सी ऑप्शन होगा आंध्रा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। झारखंड से होकर नहीं गुजरती। अब 8वां क्वेश्चन है हमारे पास कि किस उद्गम क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ वलयकार अपवाह तंत्र का निर्माण वलय का मतलब ये होता है गोल, अपवाह यानी नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। हमारा जो नीलगिरी पहाड़ी की नदियाँ हैं, वो वलय के आकार का अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो हम आते हैं 9वें क्वेश्चन पे, थोड़ा-सा मैं इसको आगे करता हूँ। वेल्लीकोंडा श्रेणी के संदर्भ में फिलहाल इसका आंसर मैंने लिख दिया है, मैंने अपलोड कर दिया था। वेल्लीकोंडा श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तमिलनाडु में तो नहीं, ये हमारे आंध्र प्रदेश में ललित पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है और इससे होकर मुंबई से चेन्नई का रास्ता गुजरता है। तो इसका आंसर होगा हमारा 9th का। इसमें पूछा है कौन-सा आपका सही है? सीधी-सी बात है। इस सवाल के मुताबिक हमारा बी ऑप्शन सही है, केवल दूसरा। वेल्लीकोंडा श्रेणी है वो आंध्र प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित श्रेणी है। उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली है और पूर्वी घाट के एक उपविभाग या फलक के रूप में निकली है। यह अत्यधिक अपरदित है और विच्छेदित हो चुकी है। इस तरह से इसका आंसर है। आइए हम 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? दक्षिण भारत का बड़ा ही फेमस पर्वत श्रेणी कहाँ पे आपको पड़ता है? तो आप इसको एक बार पढ़िए, ऑप्शन सामने है आपके, मैं थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ।
चलिए, दक्षिण भारत का जो फ़ेमस पर्यटन क्षेत्र है कोडाईकनाल, ये आपको पड़ता है पालनी की पहाड़ियों में, पालनी श्रेणी में। व्याख्या कुछ बता देता हूँ, चारों बता दूँगा क्या है। सबसे पहले नीलगिरी पे आते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी तमिलनाडु के नीलगिरी जिले और केरल में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का ये संगम माना जाता है। दोड्डा बेट्टा नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और अन्नामलाई हिल्स ये सब है। टोडा जनजाति इधर पाई जाती है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई श्रेणी स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई श्रेणी है जो तमिलनाडु व केरल में विस्तारित है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है अन्नाई मुदी। यह प्रायद्वीप भारत का सर्वोच्च शिखर है और यह शिखर मानसूनी वनों से घिरा हुआ है। अब जो आंसर है पालनी कोडाईकनाल से रिलेटेड है। तो पालनी की जो पहाड़ी है वो कार्डेमम पहाड़ियों का ही पूर्वी विस्तार है जो तमिलनाडु में अवस्थित है। यह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों से युक्त चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब आते हैं सेवराय की पहाड़ी। तो सेवराय की जो पहाड़ियां हैं वो हमारे पड़ती हैं तमिलनाडु के सेंट्रल रीजन में, जिसके पास लौह इस्पात के केंद्र सालेम में है। यहाँ कॉफी के बागानी खेती बाड़ी होती है। सेवराय का जो स्थानीय नाम है वो सर्वा राय से हुआ है, जिसका अर्थ होता है सेवराय का सुंदर यानी ब्यूटीफुल। आइए अब हम आते हैं 11वें सवाल पे अपने। भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए कौन सी पवनें उत्तरदायी हैं? क्वेश्चन है, भारत में मानसून की प्रोडक्शन के लिए कौन सी हवाएं उत्तरदायी हैं? उपोष्ण पछुआ जेट पवनें, ध्रुवीय वाताग्रीय जेट पवनें या फिर ध्रुवीय रात्रि जेट पवनें या उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवनें? आप सोचिए, मैं चुप हो जाता हूँ। तो इसका आंसर है 11वां का डी। सीधी सी बात है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवनें। देखिए, जो ध्रुवी है, ये तो होना नहीं। अब बाई उपोष्ण पछुआ जेट पवनें, जो पछुआ वाली है, सीधी सी बात है, जो वेस्टर्लीज आता है ठंड के टाइम पे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मानसून की उत्पत्ति के लिए तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट पवनें, 11 का डी। कुछ बता देते हैं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट पवनों के बारे में। ये उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीपवर्ती क्षेत्रों में गर्मी के टाइम पे उत्पन्न होती हैं और इनकी उत्पत्ति जो है 14 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर 100 से 150 किलोमीटर मिलीबार वायु दाब पर प्रेशर पे होती है। इनकी स्पीड 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो पवनें हैं ये सतही गर्म होती हैं, ऐसा कुछ है। आइए अब हम आते हैं 12 क्वेश्चन पे। तो बारदौली छीड़ा ये बड़ा कंफ्यूज करता है हमें भी। बारदौली छीड़ा के नाम से किसको जाना जाता है, मतलब किन कौन सी बरसात को? आम्र वर्षा को, फूलों की बौछार को, काल बैसाखी को या लू को? भाई लू तो हटा सकते हैं, ये गर्मी के टाइम पे आता है, भयानक गर्म हवा। अब आम्र वर्षा, आम वाली बरसात, तो इसका आंसर है हमारे पास काल बैसाखी। देखिए, भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो आने वाले स्थानीय तूफान है, उनकी विकटता है, उसके आधार पे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो गर्मी खत्म होते जो पूर्व मानसून बौछार पड़ती है केरल और तटीय कर्नाटक वाले में, तो स्थानीय तौर पर तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा, यानी केरल वाले इलाके में आम्र वर्षा, क्योंकि यहाँ आमों को जल्दी पकने में हेल्प होती है। अब गर्मी के टाइम पीरियड में ही केरल और कर्नाटक के निकटवर्ती कहवा यानी कॉफी के क्षेत्र में वर्षा से कहवा के फूल खिलने लगते हैं, इसलिए फूलों वाली बौछार भी कहते हैं। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में, अब ध्यान दीजिए दोनों ईस्ट साइड है, असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें इनकी कुख्यात प्रकृति हैं। तो ये इस तरह से चलती हैं, इन्हें बारदौली छीड़ा कहा जाता है। और हमने पूछा कि बारदौली छीड़ा का अन्य नाम क्या है, तो काल बैसाखी है। अब हम 13वें सवाल पे आते हैं। एक सेकंड, 13वें सवाल पे। ओह सॉरी यार, बार बार
13वां सवाल है हमारा कि पूर्वी हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को उनके क्रमानुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए और इन्हें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आप मैच कराइए। तो खासी, गारो, आपको ये पकड़ना है गारो, खासी, जैंतिया। ये चीज़ आप पकड़ लोगे, आपका काम बन जाएगा। गारो, खासी, जैंतिया इस बेस पे। गारो, खासी, जैंतिया, नागा। तो अगर हम बात करें कि किस क्रम में सेट करना है, पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब यानी हमारे ईस्ट साइड से। तो पूरब में मेरा सबसे पहले पड़ेगा नागा। क्या पड़ेगा? नागा की पहाड़ियाँ, फिर मिकिर की पहाड़ियाँ, फिर खासी और गारो मेरा सबसे पश्चिम में चला जाएगा। अब हम 14वें क्वेश्चन पे आते हैं कि मेघालय का जो पठार है, मेघालय के पठार से संबंधित कौन-सी बातें हम लोग विचार करिए कौन-सी बातें हमारी सही हैं। तो यहाँ साल भर अधिकतर वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून से होती है। आप सोचिए थोड़ा। खनिजों की दृष्टि से मेघालय का पठार इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, इसके दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत को बेसिकली 3 भागों में बाँटा जाता है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च पठार और उत्तर पूर्वी पठार। तो उत्तर पूर्व पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है, उसका भाग है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार क्षेत्र में भ्रंश पड़ा और ये अलग हो गया। तो बाद में यह नदी के द्वारा जमा किए गए जलोढ़ से पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीप से अलग-थलग दिखते हैं। इसमें निवास करने वाली जो जनजातियां हैं, उनके आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी में डिवाइड किया गया है। असम में कार्बी एंगलोंग का पठार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय का पठार भी कोयला, लोहा, सिल्मेनॉइड, चूना का पत्थर, यूरेनियम ऐसे खनिज से मिनरल से भंडार भरा हुआ है। आइए अब हम आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। हम कोशिश करेंगे कि 30 मिनट। 15वां क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली कंडीशन, और आपको बताना है कि कौन-कौन सी बातें सही हैं। तो मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यहाँ की नदियाँ अल्पकालिक और अंतःस्थलीय प्रवाह प्रस्तुत करती थीं। अब आप सोचिए। चलिए आप वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा। देखिए, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में देखा जाए तो ये दोनों ही बातें सही हैं। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा हुआ करता था और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो कम समय वाली और अंतः स्थलीय प्रवाह प्रस्तुत करती हैं। चलिए अब हम आते हैं 16वें क्वेश्चन पे कि भारत में निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाने की स्थापना सबसे पहले की गई? इज़ अ फैक्ट क्वेश्चन। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जो हमारा पश्चिम बंगाल में कुल्टी है, लौह इस्पात उद्योग जो है अन्य सभी उद्योगों को जननी है। भारत में इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ और भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 1874 ईस्वी में कुल्टी यानी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क के नाम से स्थापित किया गया। अब अगर मैं और भी डिटेल में जाऊँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हम आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन-सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? हमारा 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है बनिहाल दर्रा। जो हमारा बनिहाल दर्रा है, ये वाला, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार, ये बहुत ही पीवाईक्यू है जो कह लीजिए, किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो इसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं है, गोंडवाना लैंड। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन हैं, उनके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ये भारत के स एक सेकंड थोड़ा-सा। उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती वन के संदर्भ में आपको बताना है। ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है, ऐसा कुछ।
दूसरा इसे मानसूनी वन कहा जाता है। तीसरा इनके लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बरसात ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? आप बताइए? देखिए, 19वाँ का हमारा आंसर होगा 1, 2 एंड 3। तो हम वन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे है, इसमें कोई सोचना नहीं, मानसूनी वन कहा जाता है और 200 सेंटीमीटर से अधिक की बरसात चाहिए होती है। अब बोल रहा है कि 20वाँ सवाल है, कौन-सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ध्यान से देखिए, नदी नहीं करती। तो इसमें हमारा 2 नदियाँ ऐसी हैं जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती। फर्स्ट और फोर्थ यानी ऑप्शन डी, केवल पहला और हमारा चौथा। अब हम आते हैं 21वें क्वेश्चन पे। मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक को ग्रीनलैंड के दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? इट्स अ वेरी फैक्ट क्वेश्चन, परीक्षा वाणी की बुक में लिखा रहता है, घटना सार में लिखा रहता है। तो हम इसका टाइम नहीं खराब करेंगे, इसका आंसर होगा टेलीग्राफिक कटक, टेलीग्राफिक रिज, RIDGE। 22वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनों की उत्पत्ति में सहायक है? मतलब ऐसे कौन-कौन से फैक्टर हैं जो पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनों की उत्पत्ति में सहायक हैं? आप सोचिए। देखिए, पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनों की उत्पत्ति में दाब, प्रवणता बल, घर्षण बल, कॉरियोलिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी के सभी हमारी मदद करते हैं, मतलब पृथ्वी की मदद करते हैं। आइए हम 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां, पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेन के रेफरेंस में आपको बताना है कौन-कौन सी बातें सही हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को ज़रूर देख लाइए कि सही है या नहीं सही है, बाकी का बाद में, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत हो जाती है। तो यह पवनमुखी ढाल पर सबसे ज़्यादा और पवनमुखी ढाल पर कम। तो देखा जाए तो पहली बात तो एकदम सही है। निम्न अक्षांशों में इसकी मात्रा न्यून होती है। निम्न अक्षांशों में इसकी मात्रा न्यून होती है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब इसका व्याख्या बहुत बड़ा है, हमारे पास उतना वक़्त है नहीं। अब हम आते हैं आपको जाम्बेज़ी नदी के द्वारा निर्मित विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जाम्बेज़ी नदी के द्वारा जो बनाया विक्टोरिया जलप्रपात है, किसका एग्ज़ाम्पल है? तो वो भ्रंश प्रपात यानी रिफ्ट फॉल्स का एग्ज़ाम्पल है। सागरीय लवणता के संदर्भ में यानी जो मैरीन सैलिनिटी है, उनके ओशियन सैलिनिटी है, उनके संदर्भ में कौन-सी बातें सही हैं? आइए मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। तो सागरीय लवणता के संदर्भ में कौन-कौन सी बातें सही हैं? तो अधिक लवणता युक्त सागर देरी से जमता है और ध्रुवों के चारों ओर क्षेत्रफल में अधिक लवणता क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें एक बात तो अच्छी लगी कि हाँ भाई, जहाँ लवणता ज़्यादा होती है, वो पानी देरी से जमता है। बट ध्रुवों के चारों ओर अधिक लवणता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, इस बात में दम नहीं है। तो 25 का ऑप्शन होगा ए, केवल एक सही है। आइए हम 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों को सीमा निर्धारित करती है? इट्स अ वेरी फैक्ट। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन सिन नदी के तट पर स्थित है? कौन सा पोर्ट सिन नदी के तट पर स्थित है? सिन एक ऐसी नदी है जो फ्रांस में बहने वाली है बहती है। इसका उद्गम ओरिजिनेशन डी ज़ोन के उत्तर-पश्चिम के कम्यून में होता है। इसका मुहाना इंग्लिश चैनल में है। इसकी लंबाई लगभग 777 किलोमीटर है। जो पेरिस शहर है वो सिन नदी के किनारे ही है और मार्सेलीस पत्तन इस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी, मार्सेलीस। 28वां क्वेश्चन हम आते हैं, आपको हम पूरा सवाल दिखा दें कि कनारी जलधारा, देखिए कई तरह की समुद्र में जलधाराएँ चलती हैं, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, तो इस तरह से 28वां क्वेश्चन है कि कनारी जलधारा के संदर्भ में कौन-सी बात हमारी सही है? तो यह उत्तर अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे बहती है, प्रवाहित होती है, ये बात सही है।
व्यापारिक पौने इसकी उत्पत्ति में सहायक हैं। सोचिए थोड़ा-सा। जी हाँ, इसकी दोनों बातें सही हैं। जो किनारी जलधारा है, वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। उत्तर अटलांटिक जलधारा से दक्षिण की ओर बहती है और पश्चिम की ओर मुड़ने से पहले ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिमी तट के साथ-साथ सेनेगल तक दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। इस तरह से पहला स्टेटमेंट सही है। पानी का ठंडा तापमान महाद्वीप से अपतटीय हवाओं के कारण होने वाली उथल-पुथल से उत्पन्न होता है। कुल मिला के इसका आंसर सी है। हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते। हम आते हैं 29वें क्वेश्चन पे, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे। हम डेली ऐसे 30-30 क्वेश्चन करेंगे और 5 दिन में एक टेस्ट को खत्म करेंगे, रेगुलरिटी के साथ। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र यानी आपका कौन-सा एरिया मत्स्य ग्रहण है? तो डागर बैंक, रीड बैंक, ग्रेट फिशर बैंक, ग्रैंड बैंक और कहाँ-कहाँ है? देखिए, ए आप थोड़ा सोच लीजिए। बताता हूँ मैं। 29वां का हमारा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी ए का हमारा जाएगा पहला डागर बैंक उत्तरी सागर में, रीड बैंक मेरा दक्षिण चीन सागर में और सी का दूसरा है ग्रेट फिशर बैंक डेनमार्क में और ग्रैंड बैंक, तो ये डी का चौथा यानी न्यू फाउंडलैंड में। 29वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है स्टेलेक्टाइट स्थल रूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस गतिशील शक्ति के द्वारा होता है? आपने पढ़ा होगा जो धरती के अंदर कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, चूने से कुछ निर्मित होते हैं, कुछ बर्फ से, ऐसे अलग-अलग। तो इसका आंसर आप बताइए। मैं पहले ही बता चुका कि भूमिगत जल से बनते हैं। असल में ऊपर से बूंद पानी की बूंदें टपकती हैं तो कुछ उससे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट्स इन सब स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। तो आज की क्लास इतनी ही। धन्यवाद।